Hello everyone. Welcome again to daily news analysis session of Manolo classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's session. Today is 14th June 2024. So now we come to the first news and the first news is Kuwait offers help to repatriate bodies. अब देखिए क्या हुआ है, कुवैत की एक बिल्डिंग में आग लगी जिसकी वजह से हमारे देश के 45 जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई वेडनेसडे को। अब इस रिगार्डिंग कुवैत की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने हमको एश्योर किया कि वो हमको फुल सपोर्ट करेंगे और इस रिगार्डिंग जो हमारे स्टेट के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं कीर्ति वर्धन सिंह, उन्होंने भी जो कुवैत के काउंटर पार्ट हैं उनसे मुलाकात की। अब इस रिगार्डिंग क्या होगा कि जो भी पर्सन हैं जिनकी डेथ हो गई है उनके जो रिमेन्स हैं उनको देश में भेजा जाएगा, मतलब इंडिया लाया जाएगा उसको, और उसके लिए कुवैत जो है फुल सपोर्ट करेगा और इस पर्पज के लिए जो है उनकी डीएनए टेस्टिंग भी की जा रही है ताकि उनकी बॉडीज को आइडेंटिफाई किया जा सके। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज एंड नेक्स्ट न्यूज इज एनटीए कैंसल्स स्कोर कार्ड ऑफ 1563 मींस 1563 नीट कैंडिडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो नीट है उसमें ये एलिगेशन है कि इस बार जो नीट का एग्जाम हुआ जिसको अराउंड 22 या 24 लाख लोगों ने स्टूडेंट्स ने दिया, तो उसमें ये एप्रीहेंशन है कि उसमें कुछ इस बार गलत हुआ है। अब गलत के एप्रीहेंशन कैसे आए हुए हैं, उसका रीजन क्या है? देखिए, नीट का जो एग्जाम होता है वो 720 नंबर का होता है और जनरली ये माना जाता है कि 720 में से 720 आना कोई बहुत आसान नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि इस बार 67 स्टूडेंट्स के 720 में से 720 नंबर आए हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हुआ है कि एक ही सेंटर से 8 बच्चों ने टॉप किया है, तो ये एप्रीहेंशन लगता है कि इससे कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। सेकंड पॉइंट ये है कि उन लोगों के जो नंबर आए हैं जैसे 718 आए हैं, 719 आए हैं, जो कि प्रैक्टिकेबली पॉसिबल नहीं है अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो अब यहाँ पर ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और यूनियन गवर्नमेंट ने सबमिट किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट को कि भाई 1563 स्टूडेंट्स हैं जिनको की कंपेंसेटरी मार्क्स दिए गए थे यानी कि ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके एनरोलमेंट को कैंसिल किया जाए और इन लोगों का दोबारा से एग्जाम हो 23 जून को। अब उनको ये कहा गया है कि देखिए, अगर कोई बच्चा जिसको ये कंपेंसेटरी मार्क्स दिए गए थे या ग्रेस मार्क्स दिए गए थे वो अपने एग्जाम देगा अगर वो 23 जून को, तो उसके जो भी नंबर आएंगे वो ही उसके मार्क्स काउंट किए जाएंगे और उनके आधार पर ही उसकी सेकंड मेरिट बनेगी या दूसरी मेरिट बनेगी। लेकिन अगर कोई बच्चा इसको नहीं देना चाहता है तो उसको जो कंपेंसेटरी मार्क्स मिले हैं उनको हटा दिया जाएगा और जो उसके ओरिजिनल मार्क्स हैं विदाउट कंपेंसेटरी मार्क्स उन्हीं को ही कंसीडर्ड किया जाएगा। यहाँ पर जो कंपेंसेटरी मार्क्स दिए गए थे उनका पॉइंट ये था कि पहली बात तो ये एनटीए की एक कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि इन बच्चों को जो कि लेट हो गए थे थोड़ा एग्जाम में, जिनको प्रॉपर टाइम नहीं मिला था, इस आधार पर उनको कंपेंसेटरी मार्क्स दिए गए थे। ठीक है। और ये ग्रेस मार्क्स वर लिमिटेड टू अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे ये अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के बारे में ही दिए गए थे या उनके रेफरेंस में ही दिए गए थे। तो हो सकता है, देखिए, कुछ लोग इसकी जो है डिमांड कर रहे हैं कि ये पूरा जो नीट का एग्जामिनेशन है ये दोबारा से होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 22 या 24 लाख लोगों के भविष्य का सवाल है। अब यहाँ पर एनटीए की क्रेडिबिलिटी पर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं कि देखिए, जो एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये गवर्नमेंट एजेंसी है और अब 22 लाख या जो नीट का एग्जामिनेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है हमारे देश के लिए जिसमें हमारे लाखों बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और अब अगर उस पेपर में कुछ इस तरह से हो जाएगा, इरेगुलरिटी हो जाएगी या पेपर आउट हो जाएगा, तो ये देश के भविष्य के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए एनटीए को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उन सभी पर्सन के खिलाफ
जो कि इस तरह की इरेगुलरिटी में, अगर कोई इरेगुलरिटी है तो इन्वॉल्व है, तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन होना चाहिए। हालांकि पार्लियामेंट ने इस पर एक कानून भी बना दिया गया है, जो कि हमने डिस्कस किया था कि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन द पब्लिक एग्जामिनेशन। ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। रो इन राजस्थान ओवर 17 न्यू डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड इन कांग्रेस टेन्यूर। तो देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, तो उस समय पर 17 नए डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ने बना दिए गए थे। लेकिन अब जैसे ही बीजेपी की सरकार आई है, तो बीजेपी की सरकार इनको क्या कर रही है, इनको चेक कर रही है कि भाई किस आधार पर बनाए, या इनको बनाना लीगली सही था या नहीं सही था। तो इसके बारे में जो इसको दोबारा से इसको रिव्यू किया जा रहा है। तो जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान के, मिस्टर अशोक गहलोत, उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है बीजेपी पर कि वो रॉन्ग इंटेंशन के साथ ऐसा काम कर रही है। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो राजस्थान में 53 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। ठीक है, अब बीजेपी सरकार, जो करंट सरकार है, वो ये देख रही है कि क्या इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरत थी, या इनके बनाने से जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कितनी ज्यादा हुई है नहीं हुई है। अब इससे एक कोरिलेटेड टॉपिक हमारा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। देखिएगा क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो पावर है वो कुछ ही लोगों के हाथ में देना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो पावर को क्या बताना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो जनरल रूल ये होता है कि जो हमारे ज्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट होंगे तो वो छोटे डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है, तो अब इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ये है कि अगर सरकार ने या फॉर्मर गवर्नमेंट ने इसको एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, और उसके आधार पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक बेटर वे में हो रहा है, देन इट्स ओके। बट अगर इसको किसी और पॉलिटिकल कंसिडरेशन या और कंसर्न के आधार पर बनाया है, तो फिर उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज। येदियुरप्पा may be arrested as पोक्सो कोर्ट इश्यूज वारंट। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो न्यूज है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये पॉक्सो एक्ट। यहाँ पर क्या है, एक तो हम समझ लेते हैं वारंट क्या है। कोर्ट ने वारंट इशू किया है। तो देखिए, एक सीआरपीसी में चैप्टर है पावर ऑफ कोर्ट टू कंपेल द अपीयरेंस ऑफ पर्सन, कंपेल द अपीयरेंस ऑफ पर्सन। ठीक है, तो जब कोर्ट को किसी पर्सन को बुलाना होता है, तो कोर्ट के पास वहां पर दो मैकेनिज्म है मेनली। पहला होता है समन्स, और दूसरा होता है वारंट। समन का मतलब ये है कि जब कोर्ट किसी व्यक्ति को एक रेपुटेशन के साथ बुलाता है, एक रिगार्ड के साथ बुलाता है, दिस इज कॉल्ड समन। तो जनरली जो समन है वो बहुत ही नॉन हीनियस क्राइम में इशू किए जाते हैं, या फिर ये सिविल केसेस में इशू किए जाते हैं। दूसरा है वारंट। वारंट का मतलब है कि कोर्ट अपनी अथॉरिटी के द्वारा उस पर्सन को बुला रहा है। वारंट दो तरह के होते हैं, बेलेबल और दूसरा होता है नॉन बेलेबल। तो बेलेबल वारंट का मतलब क्या है कि जिन वारंट को अगर पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करने जाती है और कोर्ट ने उस पर्सन के खिलाफ बेलेबल वारंट इशू करे हैं, तो पुलिस उस पर्सन को अरेस्ट नहीं करके लाएगी। जो भी उसमें बेल का अमाउंट दिया है, अगर वो बेल अमाउंट पर्सन पुलिस को दे देता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। बट नॉन बेलेबल वारंट का मतलब है कि पुलिस को उसको अरेस्ट करके ही लाना है, और पुलिस अरेस्ट करने के बाद उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी। अब हम आ जाते हैं कि ये जो पॉक्सो एक्ट है, तो ये इसका मेन पर्पज ये है कि ये जो हमारे चाइल्ड हैं, मतलब जिनकी एज 18 साल नहीं हुई है, उनको उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। और ये जो एक्ट है ये रिलेट करता है आर्टिकल 39 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, क्योंकि 39 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि पार्लियामेंट ऐसे कानून बनाएगी कि जो हमारे चाइल्ड हैं या जो चिल्ड्रन हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब यहाँ पर जो एक्सप्लॉयटेशन है, दिस एक्सप्लॉयटेशन आल्सो इंक्लूड द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो मिस्टर येदियुरप्पा हैं, इनके खिलाफ ये एलिगेशन है कि इन्होंने एक 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल को असॉल्ट किया था। ठीक है, अब ये तो बात हुई यहाँ पर।
इस पर एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में स्किन टू स्किन टच की आवश्यकता नहीं है, स्किन टू स्किन टच की आवश्यकता नहीं है। तो इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि स्किन टू स्किन टच की आवश्यकता है फॉर द लायबिलिटी ऑफ द कंसर्न पर्सन। बट जब इस बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि स्किन टू स्किन टच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द क्रिमिनल लायबिलिटी in the case of POCSO. Now we come to next news. Europe will lock up Russian assets until it pays for Ukraine war. तो क्या हुआ है कि जो यूरोप है और यूएसए ने रशिया की जो प्रॉपर्टी है, दिस इज अराउंड $260 बिलियन, उसको क्या कर दिया है, उसको लॉकअप कर लिया है। मतलब काइंड ऑफ कि उस पे एक लॉक लगा दिया है कि अब उस प्रॉपर्टी को रशिया क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब तक जो रशिया का और यूक्रेन का वार चल रहा है, और आप सब लोग जानते हैं कि अराउंड 2-2.5 साल से ये रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन का काफी ज्यादा लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है ना, इकोनॉमिक लॉस, और बहुत सारे लोग भी वहां पर मर गए हैं। रीजन बीइंग दैट कि जो रशिया है वो बहुत ही पावरफुल कंट्री है अगर हम उसकी कंपैरिजन यूक्रेन से करें, बट यूक्रेन इज सपोर्टेड बाय द यूएसए एंड द अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए यूएसए और यूरोप ने रशिया की 260 बिलियन की जो प्रॉपर्टी है उसे लॉकअप किया है, और अब वो ये चाह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है दिस विल बी गिवन टू द यूक्रेन एज अ वे ऑफ कंपेंसेशन, ठीक है, इन ल्यू ऑफ द लॉस कॉज्ड बाय द रशियाज इन्वेजन ऑन यूक्रेन। यहाँ पर क्या हुआ है कि अब यूक्रेन को अदर फाइनेंशियल हेल्प भी मिली है, $50 बिलियन का लोन पैकेज मिला है यूक्रेन को, और ये किसने अप्रूव किया है? जी समिट के जो लीडर्स हैं उन्होंने, G7 के जो लीडर्स हैं उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है। इसमें जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है ये यूएसए का है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रशिया यूएसए के बीच में और यूक्रेन के बीच में एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी हुआ है 10 साल तक के लिए, और इसमें वो उसकी वेपन के द्वारा हेल्प करेगा। लेकिन ये कहता है कि यहाँ पर दिस एग्रीमेंट डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट यूएस ट्रूप डिप्लॉयमेंट टू यूक्रेन। मतलब इस एग्रीमेंट के द्वारा यूक्रेन में डायरेक्ट जो है यूएसए के ट्रूप को नहीं भेजा जाएगा और नहीं डिप्लॉय किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यूएसए ऐसा करता है तो फिर वो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हो जाएगा रशिया के साथ, और अगर डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो फिर इसमें चांसेस होंगे वर्ल्ड वार 3 के, और वर्ल्ड वार 3 कोई भी कंट्री नहीं चाहता। तो यहाँ पर जो यूएसए है वो उसको सपोर्ट तो करेगा, लेकिन सपोर्ट करेगा उसको दूसरे तरीके से और इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इट विल नॉट सेंड इट्स ट्रूप टू द यूक्रेन। ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, 4 की पॉइंट्स हैं। यूएस एंड यूरोप लॉक्ड अप 216 बिलियन प्रॉपर्टी, हमने डिस्कस कर लिया। 50 बिलियन का लोन दिया जा रहा है, 10 साल का सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है, और इसका पर्पज क्या है? इसके पर्पज ये है कि इसकी पावर को, यानी कि यूक्रेन की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको थोड़ा इंप्रूव करना है। हिजबुल्लाह अटैक इजराइल बेसिस एज गाजा वार रेजेस। आप जानते हैं कि जो हमास के बीच में, हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है और इजराइल के बीच में 7 अक्टूबर 2023 से वार चल रही है, ठीक है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि दोनों तरफ से हजारों लोगों की डेथ हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि जो इजराइल अटैक कर रहा है पैलेस्टीन पर या गाजा स्ट्राइप पर, तो वहां पर बहुत सारे जो लोग हैं वो इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इजराइल है उसकी इंटरनेशनली क्रिटिसिज्म भी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो हमास ने किया दैट वाज नॉट जस्टिसिएबल एक्ट, और इजराइल को ये ध्यान रखना होगा कि उसकी वजह से आतंकवादी जो भी हैं वो मर जाएं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी इनोसेंट पीपल हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो है ये यूएसए इजराइल को कंपैरेटिवली कम सपोर्ट कर रहा है, और यूएसए चाहता है कि इन दोनों के बीच में सीज फायर हो।
लेकिन जो सीज फायर के अटेम्प्ट हैं वो नाकाम होते दिख रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने फिर से इजराइल पर अटैक कर दिया। अब हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान का एक आतंकवादी ग्रुप है और हमास जो है वो पैलेस्टीन का आतंकवादी ग्रुप है। तो अब यहाँ पर इस तरह से अगर इजराइल पर अटैक होंगे तो इजराइल भी इसके जवाब में काउंटर अटैक उस पर करेगा। नाउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूलिंग। In May, ICJ issued a binding ruling for Israel to halt operation in Rafah and other areas that could lead to the physical destruction of Palestinians. तो मई में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक डिसीजन दिया जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया इजराइल को कि उसको जो राफा में उसके ऑपरेशन चल रहे हैं या अदर एरिया में जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसको रोक देना चाहिए, क्योंकि इससे जो पैलेस्तीन के लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है या उनकी जाने जा रही हैं। Israel stated that it had not and would not engage in such operation against Palestine. तो इजराइल ने ये अश्योर किया कि वो पैलेस्टीन के अगेंस्ट इस तरह का कोई भी ऑपरेशन नहीं करेगा। So these are some key points. So dear students, I have discussed all the important news in today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.